अगर मैं आपसे पूछूं कि आज की जनरेशन का टीवी कौन सा है तो शायद आप नेटफ्लिक्स कहोगे। लेकिन अगर मैं कहूं कि दुनिया का हर बड़ा एंटरटेनमेंट कंपनी नेटफ्लिक्स, डिज्नी, प्राइम वीडियो, बॉलीवुड, आईपीएल, मार्वल, इवन न्यूज चैनल एक ही प्लेटफॉर्म पर अपनी ऑडियंस ढूंढने आते हैं तो और सबसे शॉकिंग बात यह है कि वो प्लेटफॉर्म खुद उनमें से कोई भी नहीं है। नेटफ्लिक्स अपनी नेक्स्ट ब्लॉकबस्टर सीरीज रिलीज करने वाला है, मार्वल अपनी नेक्स्ट एवेंजर मूवी अनाउंस करने वाली है, आईपीएल का नया सीजन स्टार्ट होने वाला है। आपको क्या लगता है इन सब का फर्स्ट डेस्टिनेशन उनका खुद का प्लेटफॉर्म होगा? सरप्राइजिंगली नहीं। इन सबकी जर्नी एक ही जगह से शुरू होती है, यूट्यूब। ऑफिशियल ट्रेलर यूट्यूब पर आते हैं, टीजर यूट्यूब पर आते हैं, कास्ट इंटरव्यूज यूट्यूब पर आते हैं, फैन रिएक्शन यूट्यूब पर होते हैं, ब्रेकडाउन्स यूट्यूब पर बनते हैं और मीम्स भी यूट्यूब पे ही वायरल होती हैं। तो अगर यूट्यूब और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स कॉम्पिटिटर हैं तो फिर हर कॉम्पिटिटर को यूट्यूब की जरूरत क्यों पड़ती है? और शायद इसी सवाल का जवाब बताता है कि यूट्यूब सिर्फ एक वीडियो शेयरिंग वेबसाइट नहीं है बल्कि मॉडर्न एंटरटेनमेंट की बैकबोन बन चुका है। लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री का पर्पस यूट्यूब की हिस्ट्री बताना नहीं है। हम ये नहीं देखने वाले कि यूट्यूब कब लॉन्च हुआ, किसने बनाया। हम एक इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं। इन्वेस्टिगेशन इस बात की कि कैसे एक छोटी सी वेबसाइट जिसे लोग सिर्फ फनी वीडियोस और कैट क्लिप्स के लिए जानते थे आज दुनिया की सबसे पावरफुल एंटरटेनमेंट इकोसिस्टम में कन्वर्ट हो गई है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूट्यूब ने टीवी को डिस्ट्रॉय नहीं किया, यूट्यूब ने एंटरटेनमेंट के रूल को ही चेंज कर दिया। जब हम एंटरटेनमेंट के बारे में सोचते हैं तो यूजुअली हम कंटेंट के बारे में सोचते हैं, कौन सी मूवी अच्छी होगी, कौन सी वेब सीरीज ट्रेंडिंग है या कौन सा क्रिएटर वायरल है। लेकिन रियलिटी में एंटरटेनमेंट कंटेंट का गेम ही नहीं है, अटेंशन का गेम है। जिस प्लेटफॉर्म के पास सबसे ज्यादा अटेंशन होगी वही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का असली किंग होगा। और इसलिए आज हम सिर्फ यूट्यूब को नहीं समझेंगे, हम अटेंशन इकोनॉमी को समझेंगे। इस स्टोरी को समझने के लिए हमें 2005 से भी पहले जाना पड़ेगा, एक ऐसी दुनिया में जहां यूट्यूब एग्जिस्ट ही नहीं करता था। अगर आप अर्ली 90s या 2000 में बड़े हुए हैं तो आपको याद होगा कि एंटरटेनमेंट का मतलब सिर्फ टीवी था। शाम के 8 या 9 बजे पूरी फैमिली एक ही स्क्रीन के सामने बैठती थी और जो चैनल डिसाइड करता था वही पूरा देश देखता था। अगर आपका फेवरेट शो मंडे को 9 बजे आता था तो उसे देखने का सिर्फ एक ही चांस होता था। मिस कर दिया तो बस नेक्स्ट वीक का वेट करो। ना रिवाइंड, ना रिप्ले, ना रिकमेंडेशन, ना ही कोई एल्गोरिदम। उस टाइम एंटरटेनमेंट का कंट्रोल ऑडियंस के पास नहीं था, कंट्रोल ब्रॉडकास्टर के पास था। अगर किसी एक्टर को फेमस बनना था तो उसे किसी टीवी नेटवर्क या फिल्म स्टूडियो की परमिशन चाहिए होती थी। अगर किसी सिंगर को अपना गाना दुनिया तक पहुंचाना था तो उसे किसी म्यूजिक लेबल की जरूरत पड़ती थी। और अगर किसी कॉमेडियन को ऑडियंस चाहिए थी तो उसे टेलीविजन शो मिलना जरूरी था। मतलब एंटरटेनमेंट एक क्लोज क्लब था जहां एंट्री सिर्फ सेलेक्टेड लोगों को मिलती थी। ये मॉडल काफी सक्सेसफुल भी था। टीवी के पास ऑडियंस थी, एडवर्टाइजर थे, सेलिब्रिटीज थे और डिस्ट्रीब्यूशन भी उनके कंट्रोल में था। किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था कि एक दिन ये मोनोपोली चैलेंज भी होगी, क्योंकि उस टाइम इंटरनेट इतना स्लो था कि एक छोटा सा वीडियो लोड होने में भी मिनट लग जाते थे। लोगों को लगता था इंटरनेट ईमेल और वेबसाइट के लिए ठीक है, लेकिन वीडियोस देखने के लिए टीवी को रिप्लेस करना इम्पॉसिबल है। टेलीविजन कंपनी अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को प्रोटेक्ट करने में बिजी थी और दूसरी तरफ दुनिया क्वाइटली चेंज हो रही थी। ब्रॉडबैंड फास्टर हो रहा था, डिजिटल कैमरा सस्ते हो रहे थे, स्मार्टफोन मार्केट में आ रहे थे। तो पहली बार हिस्ट्री में किसी भी इंसान के पास एक कैमरा, एक एडिटिंग स्टूडियो और एक ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क उसकी पॉकेट में आ गया। और यहीं टीवी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरू हुई। टेलीविजन व्यूअर्स को स्केड्यूल देता था, यूट्यूब व्यूअर्स को चॉइस देने वाला था। टीवी कहता था आज रात 9 बजे ये शो देखना, लेकिन इंटरनेट एक नया सवाल पूछ रहा था, तुम क्या देखना चाहते हो? ये डिफरेंस सुनने में छोटा लगता है, लेकिन इसी एक क्वेश्चन ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की फाउंडेशन हिला दी। क्योंकि ह्यूमंस को कंटेंट से ज्यादा फ्रीडम पसंद आती है। जब चॉइस मिलती है तो स्केड्यूल अपनी वैल्यूज लूज कर देता है। और यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई, टेलीविजन एक दिन में 24 घंटे ही कंटेंट दिखा सकता था, लेकिन इंटरनेट पे कोई भी लिमिट नहीं थी। टीवी पर सिर्फ कुछ 100 चैनल्स थे, इंटरनेट पर मिलियंस ऑफ वीडियोस हो सकते थे। टीवी पर सिर्फ स्टूडियो कंटेंट बना सकते थे, इंटरनेट पर लिटरली कोई भी क्रिएटर बन सकता था। पहली बार ऑडियंस सिर्फ कंज्यूमर नहीं रही, ऑडियंस खुद क्रिएटर बनने लगी। और ये चेंज इतना बड़ा था कि उस वक्त शायद किसी से भी उसकी इंपॉर्टेंस को रियलाइज नहीं किया। लेकिन फिर भी एक प्रॉब्लम थी, इंटरनेट में वीडियोस अपलोड करना पॉसिबल था, लेकिन उन्हें देखने के लिए कोई सिंपल प्लेटफॉर्म नहीं था। कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां दुनिया का कोई भी इंसान अपना वीडियो अपलोड कर सके, बाकी दुनिया उसे इंस्टेंटली देख सके। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनने वाली थी एक छोटी सी वेबसाइट जिसे उस वक्त ऑलमोस्ट हर मीडिया एक्सपर्ट ने अंडर एस्टिमेट किया। और शायद वही अंडर एस्टिमेट करना इंटरनेट हिस्ट्री की सबसे बड़ी मिस्टेक बनने वाला था। आज अगर मैं बोलूं कि YouTube दुनिया का सबसे पावरफुल एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है तो शायद किसी को भी सरप्राइज नहीं हुआ। लेकिन 2005 में अगर किसी ने ये प्रेडिक्शन भी की होती तो लोग उस पर हंसते।
क्योंकि उस वक्त यूट्यूब किसी रिवोल्यूशनरी प्लेटफॉर्म जैसा दिखता ही नहीं था। ना उसके पास कोई ओरिजिनल मूवी थी, ना प्रीमियम टीवी शोज, ना फेमस सेलिब्रिटी और ना ही कोई $1 बिलियन बिजनेस मॉडल। होम पेज खोलते ही रैंडम होम वीडियोस, बर्थडे पार्टीज, पेट्स, स्कूल प्रोजेक्ट्स और लो क्वालिटी क्लिप्स दिखते थे। ट्रेडिशनल मीडिया के लिए यूट्यूब एक सीरियस कंपनी नहीं थी, वो सिर्फ इंटरनेट के एक टाइम पास कॉर्नर लगता था। टेलीविजन डिकेड से प्रोफेशनल प्रोड्यूसर कंटेंट दिखा रहा था। हॉलीवुड और बॉलीवुड के पास $1 बिलियन स्टूडियोज थे। म्यूजिक लेवल के पास वर्ल्ड बिगेस्ट आर्टिस्ट थे। इन सबके सामने यूट्यूब पर अपलोड होने वाली एमेच्योर वीडियोस बिल्कुल ही इनसिग्निफिकेंट लगती थी। किसी को भी नहीं लगता था कि शेकी कैमरा से रिकॉर्ड हुए 30 सेकंड का वीडियो कभी प्रोफेशनल प्रोड्यूस टेलीविजन को चैलेंज कर सकता है। लेकिन हिस्ट्री में बहुत बार ऐसा ही हुआ है कि लोग किसी प्रोडक्ट को उसके प्रेजेंट से जज करते हैं, जबकि सक्सेसफुल कंपनी अपने फ्यूचर बिल्ड कर रही होती है। सब लोग यूट्यूब पर अपलोड हो रहे वीडियोस को देख रहे थे, लेकिन किसी ने उस प्लेटफॉर्म को नहीं देखा जो साइलेंटली बन रहा था। लोग कंटेंट देख रहे थे, गूगल इकोसिस्टम देख रहा था। लोग फनी क्लिप्स देख रहे थे, यूट्यूब एक हैबिट क्रिएट कर रहा था। और हैबिट टेक्नोलॉजी से भी ज्यादा पावरफुल होती है। सोचो, टेलीविजन की दुनिया में सिर्फ कुछ हजार लोग कंटेंट क्रिएट कर सकते थे, लेकिन यूट्यूब ने पहली बार दुनिया के हर इंसान को एक पब्लिश बटन दिया। सडनली इंटरटेनमेंट बनाना किसी स्टूडियो का प्रिविलेज नहीं रही। अगर आपके पास एक कैमरा है, एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है और एक आइडिया है, तो आप कभी भी ब्रॉडकास्टर बन सकते हो। ये कॉन्सेप्ट उस टाइम रिवोल्यूशनरी था कि लोगों को समझने में भी साल लग गए, और इसी वजह से यूट्यूब का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ उसकी वीकनेस लग रही थी। टेलीविजन कहता था हम सिर्फ बेस्ट कंटेंट दिखाएंगे, यूट्यूब कहता था हम सबको चांस देंगे। ट्रेडिशनल मीडिया को लगता था कि क्वालिटी कंट्रोल खत्म हो जाएगा, लेकिन रियलिटी में क्वांटिटी ने क्वालिटी को आउट परफॉर्म कर दिया। जब हर मिनट हजारों नए वीडियोस अपलोड होने लगे, तो स्ट्रेटेजिकली कुछ वीडियो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी ही थी और ऑडियंस को वही फ्रीडम पसंद आ गई। फिर एक और चीज हुई जो किसी ने प्रिडिक्ट भी नहीं की थी। यूट्यूब सिर्फ एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म नहीं बनने वाला था। किसी ने गिटार सीखा था यूट्यूब से, किसी को कोडिंग सीखनी थी यूट्यूब से, किसी को कुकिंग, फोटोग्राफी, स्टॉक मार्केट, फिटनेस, एडिटिंग या यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी थी। आंसर वही था, यूट्यूब। टेलीविजन सिर्फ एंटरटेन करता था, यूट्यूब एंटरटेन भी करता था और एजुकेट भी। और इसी मूवमेंट पे यूट्यूब ने एक कैटेगरी से बाहर निकलना शुरू कर दिया। ये सिर्फ वीडियो प्लेटफॉर्म नहीं रहा, ये दुनिया का सबसे बड़ा नॉलेज लाइब्रेरी बनने लगा। लेकिन फिर भी एक प्रॉब्लम थी, इतनी सारी वीडियोस अपलोड हो रही थी कि यूजर्स को समझ ही नहीं आता था कि क्या देखे और क्या इग्नोर करे। अगर हर दिन लाखों नए वीडियोस अपलोड होंगे तो उनमें से बेस्ट वीडियोस ऑडियंस तक कैसे पहुंचा पाएंगे। ये प्रॉब्लम यूट्यूब के फ्यूचर को बना भी सकती थी और खत्म भी। और इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यूट्यूब की हिस्ट्री का सबसे पावरफुल वेपन बनने वाला था। लेकिन उससे पहले एक और शॉकिंग इवेंट हुआ। 2006 में गूगल ने यूट्यूब को $1.65 बिलियन में एक्वायर कर लिया। मीडिया एक्सपर्ट ने कहा कि गूगल पागल हो गया है, एक ऐसी कंपनी जो प्रॉफिट भी नहीं कमा रही है, उसके लिए इतने पैसे। लेकिन गूगल को कुछ ऐसा दिख रहा था जो बाकी दुनिया देख ही नहीं पा रही थी, और शायद वही डिसीजन इंडियन हिस्ट्री के सबसे पावरफुल एक्विजिशन में से एक बनने वाला था। अक्टूबर 2006। यूट्यूब सिर्फ 18 महीने पुरानी कंपनी थी। रिवेन्यू ऑलमोस्ट ना के बराबर था। हर दिन मिलियन ऑफ वीडियोस अपलोड हो रहे थे और उन वीडियोस को स्ट्रीम करने का इतना एक्सपेंसिव था कि कंपनी हर महीने $मिलियन बर्न कर रही थी। ऊपर से कॉपीराइट लॉ सूट्स के प्रेशर अलग थे। म्यूजिक लेबल्स और मीडिया कंपनीज एक्यूज कर रही थी कि यूट्यूब पर उनके कॉपीराइटेड कंटेंट बिना परमिशन के अपलोड हो रहा है। बाहर से देखो तो यूट्यूब एक रिस्की स्टार्टअप लग रहा था, हाई कॉस्ट, नो क्लियर बिजनेस मॉडल और अनसर्टेन फ्यूचर। फिर भी गूगल ने उस कंपनी के लिए $1.65 बिलियन कैश में पे कर दिए। उस वक्त मीडिया हेडलाइन का कॉमन रिएक्शन था, गूगल हैव ओवरपेड। लेकिन रियलिटी में गूगल यूट्यूब को नहीं खरीद रहा था, वो फ्यूचर खरीद रहा था। गूगल की सक्सेस हमेशा एक सिंपल प्रिंसिपल पे बनी थी, अगर लोग इंटरनेट पे कुछ सर्च करते हैं, गूगल उन्हें आंसर देता है। लेकिन 2000 के बीच में इंटरनेट चेंज हो रहा था। लोग सिर्फ टेक्स्ट रीड नहीं करना चाहते थे, वो वीडियोस देखना चाहते थे। प्रॉब्लम ये थी कि लेकिन ऑनलाइन वीडियोस का किंग कोई भी नहीं था। अगर किसी और कंपनी ने वीडियो मार्केट कैप्चर कर लिया होता तो इंटरनेट का एक बड़ा सा हिस्सा गूगल के कंट्रोल से बाहर चला जाता। अब गूगल इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी किसी और को देने वाला नहीं था। गूगल ने यूट्यूब इसलिए नहीं खरीदा क्योंकि उसके पास बेस्ट वीडियोस थे, उसने यूट्यूब इसलिए खरीदा क्योंकि उसके पास यूजर्स थे। हर दिन लाखों लोग यूट्यूब ओपन कर रहे थे, वीडियोस अपलोड कर रहे थे, कमेंट्स कर रहे थे और अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे। गूगल को एक चीज बहुत अच्छी तरह समझ आ चुकी थी कि इंटरनेट की सबसे बड़ी वैल्यूएबल करेंसी कंटेंट नहीं है, अटेंशन है। और जिस प्लेटफॉर्म के पास अटेंशन होगी उसके पास फ्यूचर की एडवर्टाइजिंग भी होगी। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लो। सोचो, दो शॉपिंग मॉल है। पहली मॉल बहुत लग्जरियस है लेकिन उसमें रोज सिर्फ 500 लोग आते हैं। दूसरा मॉल इतना फैंसी नहीं है लेकिन उसमें रोज 50,000 लोग वॉक इन करते हैं। अगर आप किसी ब्रांड के ओनर हो और अपना प्रोडक्ट एडवर्टाइज करना चाहते हो तो आप किस मॉल को चूज करोगे? ऑब्वियसली उस मॉल को जहां लोग ज्यादा हैं। इंटरनेट पे भी एग्जैक्टली यही गेम चल रहा है।
गूगल को पता है कि अगर यूट्यूब दुनिया का सबसे क्राउडेड रीजनल मॉल बन गया है तो एडवर्टाइजर ऑटोमेटिकली उसके पास आएंगे, और वही हुआ। धीरे धीरे यूट्यूब ने गूगल के एडवर्टाइज इकोसिस्टम के साथ इंटीग्रेट करना शुरू कर दिया। अब कंपनीज को टीवी पर करोड़ खर्च करके सिर्फ एस्टिमेट मिलता था कि कितने लोगों ने उनका ऐड देखा होगा, लेकिन यूट्यूब पर हर क्लिक मेजरेबल था। कितने लोग ने ऐड देखा, कितने सेकंड तक देखा, किस सिटी से देखा, किस एज ग्रुप ने देखा, और इसके बाद किसने प्रोडक्ट परचेज किया, सब कुछ डाटा के फॉर्म में अवेलेबल था। सडनली एडवर्टाइजिंग गैस वर्क नहीं रही, साइंस बन गई। लेकिन गूगल की सबसे बड़ी जेन्युइन मूव एडवर्टाइजिंग भी नहीं थी। सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था यूट्यूब को फ्री रखना। सोचो अगर गूगल एक्विजिशन के बाद यूट्यूब को नेटफ्लिक्स की तरह सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लेटफॉर्म बना देता तो शायद आज की स्टोरी कंप्लीटली डिफरेंट होती। लेकिन गूगल समझता था कि अगर प्लेटफॉर्म फ्री होगा तो यूजर एक्सपोनेंशियली ग्रो करेंगे, और जितने ज्यादा यूजर उतने ज्यादा वॉच टाइम, जितने ज्यादा वॉच टाइम उतने ज्यादा एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू, और जितने ज्यादा रेवेन्यूज उतने ज्यादा क्रिएटर प्लेटफॉर्म पर आएंगे। ये एक सेल्फ रीइंफोर्सिंग साइकिल थी जिसे आज हम नेटवर्क इफेक्ट कहते हैं। एक दिन म्यूजिक वीडियोस ट्रेंड करेंगे, अगले दिन गेमिंग स्ट्रीम, उसके बाद पॉडकास्ट, फिर एजुकेशन, फिर कॉमेडी, फाइनेंस। यूट्यूब किसी एक कैटेगरी में कम्पीट ही नहीं कर रहा था, वो हर कैटेगरी को होम बना रहा था। और शायद इसलिए गूगल का $1.65 बिलियन का डिसीजन आज इंटरनेट हिस्ट्री की सबसे सक्सेसफुल एक्विजिशन में काउंट होता है। क्योंकि गूगल ने सिर्फ एक वेबसाइट नहीं खरीदी थी, उसने दुनिया का सबसे बड़ा अटेंशन इंजन खरीद लिया था। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम थी। प्लेटफॉर्म तैयार था, बिजनेस मॉडल भी तैयार था, ऑडियंस भी ग्रो कर रही थी, लेकिन यूट्यूब को एक चीज की जरूरत थी जिसके बिना ये इकोसिस्टम कभी कंप्लीट ही नहीं होता। उसे क्रिएटर चाहिए था, सिर्फ अपलोड करने वाला यूजर नहीं, बल्कि ऐसा क्रिएटर जो अपनी पूरी लाइफ यूट्यूब पर बिल्ड कर सके। और जब ये होना शुरू हुआ तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की पावर परमानेंटली शिफ्ट होने लगी, क्योंकि पहली बार हिस्ट्री में सेलिब्रिटी स्टूडियो नई ऑडियंस बनाने वाली थी। पिछले 100 सालों में सेलिब्रिटी बनने का सिर्फ एक ही फॉर्मूला था, या तो आप बॉलीवुड में एंट्री लो, या फिर टीवी इंडस्ट्री में ब्रेक मिले, या फिर किसी बड़े म्यूजिक लेबल के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। मतलब ऑडियंस तक पहुंचने के लिए हमेशा एक गेट कीपर होता था। कोई प्रोड्यूसर, कोई डायरेक्टर, कोई टीवी नेटवर्क या कोई मीडिया कंपनी डिसाइड करती थी कि कौन फेमस बनेगा और कौन नहीं। लेकिन यूट्यूब ने एक गेट ही तोड़ दिया। अब इमेजिन करो एक मिडिल क्लास लड़का जिसके पास ना एक्टिंग बैकग्राउंड है, ना कोई फिल्म कनेक्शन है, और ना ही कोई एक्सपेंसिव कैमरा, सिर्फ एक फोन, कंसिस्टेंसी और एक आइडिया। टेलीविजन की दुनिया में शायद उससे कभी चांस भी नहीं मिलता, लेकिन यूट्यूब की दुनिया में उसे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं थी। उसको बस अपलोड बटन दबाना था, और इसी एक अपलोड बटन ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। इंडिया में इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सौरभ जोशी। उत्तराखंड के एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से आने वाला सौरभ ने सिर्फ अपनी डेली लाइफ रिकॉर्ड करनी शुरू की। ना स्क्रिप्टेड कॉमेडी, ना हाई बजट प्रोडक्शन, और ना ही कोई सेलिब्रिटी कोलैबोरेशन, बस एक नॉर्मल फैमिली, डेली रूटीन और रिलेटेबल मोमेंट्स। आज उनके चैनल पर करोड़ों सब्सक्राइबर और उनके डेली ब्लॉग्स रेगुलरली मिलियन ऑफ व्यूज जनरेट करते हैं। फिर आया कैरी मिनाटी, जिन्होंने रोस्ट वीडियो को इंडिया में मेन स्ट्रीम बना दिया। ट्रेडिशनल टीवी पर शायद उनकी लैंग्वेज और स्टाइल कभी अप्रूव भी नहीं होती, लेकिन यूट्यूब पर ऑडियंस ने डिसाइड किया कि उन्हें क्या देखना है। आज कैरी मिनाटी सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं है, बल्कि इंडिया के बिगेस्ट डिजिटल एंटरटेनर में से एक है। ब्रांड उनके साथ काम करते हैं, मूवीज उन्हें इनवाइट करती है, और उनका इन्फ्लुएंस किसी टीवी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। इसी तरह भुवन बाम ने एक सिंगल कैमरा और मल्टीपल कैरेक्टर के साथ बीवी की वाइन शुरू की। ना कोई स्टूडियो, ना कोई प्रोडक्शन हाउस, सिर्फ क्रिएटिविटी। आज वो वेब सीरीज प्रोड्यूस करते हैं, म्यूजिक रिलीज करते हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को रिस्पेक्टेड नाम बन चुके हैं। आशीष चंचलानी, अमित भड़ाना, ट्रिकट इंसान, टैग बन्नर, ध्रुव राठी, रणवीर अलाहाबादिया, समय रैना, इन सबकी स्टोरीज अलग है, लेकिन इनमें एक चीज कॉमन है, इनमें से किसी को टेलीविजन ने डिस्कवर नहीं किया, ऑडियंस ने डिस्कवर किया। और शायद यूट्यूब की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी यही थी। टेलीविजन पहले सेलिब्रिटी बनाता था, फिर ऑडियंस उन्हें फॉलो करती थी। यूट्यूब पर पहले ऑडियंस किसी क्रिएटर को फॉलो करते हैं, और फिर वो क्रिएटर सेलिब्रिटी बन जाता है। लेकिन सिर्फ इंडिया ही नहीं, दुनिया भर में ये रिवॉल्यूशन चल रहा था। अमेरिका में मिस्टर बीस्ट ने यूट्यूब वीडियोस को हॉलीवुड लेवल प्रोडक्शन तक पहुंचा दिया। आज उनकी वीडियोस पर 100 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज आना कॉमन बात है। प्यूडीफाई एक बेडरूम से गेमिंग वीडियोस बनाते बनाते दुनिया की सबसे इन्फ्लुएंशियल इंटरनेट पर्सनैलिटी में से एक बन गए हैं। मार्कस ब्राउनली ने टेक रिव्यूज को इतना क्रेडिबल बना दिया है कि आज स्मार्टफोन कंपनीज अपने प्रोडक्ट उनके रिव्यू का वेट करती है। लेकिन यूट्यूब से सेलिब्रिटी नहीं बना रहा था, एक नए करियर क्रिएट कर रहा था। आज किसी स्कूल के बच्चे से पूछो कि वो बड़ा होकर क्या बनना चाहता है, तो डॉक्टर और इंजीनियर के साथ एक नया आंसर भी सुनने को मिलता है, यूट्यूबर। 10 साल पहले ये आंसर फनी लगता था, आज ये एक रियल प्रोफेशन है। एडिटर, थंबनेल डिजाइनर, स्क्रिप्ट राइटर, मैनेजर, कैमरामैन, वीडियो प्रोड्यूसर, एनिमेटर, रिसर्चर, एक पूरी क्रिएटर इकोनॉमी यूट्यूब के अराउंड बिल्ड हो चुकी है। एक क्रिएटर सिर्फ अपनी इकोनॉमी नहीं बनाता, बल्कि अपने साथ पूरी टीम को एम्प्लॉयमेंट देता है। और शायद इसलिए बीबीसी की एक रिपोर्ट में इंडिया के एक छोटे से गांव को इंडिया यूट्यूब कैपिटल तक कहा गया है, क्योंकि वहां सिर्फ यूट्यूब से एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म नहीं है, वो एम्प्लॉयमेंट है।
वो आइडेंटिटी थी, वो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी जो पहले सिर्फ मेट्रो सिटीज में मिलती थी। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को शायद तब तक समझ आ चुका था कि ऑडियंस का अटेंशन शिफ्ट हो चुका है और जहाँ अटेंशन होती है वही मार्केटिंग होती है। लेकिन अगर यूट्यूब और नेटफ्लिक्स दोनों एंटरटेनमेंट के लिए फाइट कर रहे हैं तो फिर नेटफ्लिक्स हर बार अपनी बिगेस्ट सीरीज का प्रमोशन यूट्यूब पर ही क्यों करता है? और सबसे इंपॉर्टेंट, कैसे एक फ्री वीडियो प्लेटफॉर्म इंडिया के एंटरटेनमेंट मार्केट का सबसे पावरफुल प्लेयर बन गया? इसका आंसर पार्ट 2 में। बिकॉज यूट्यूब डिडंट जस्ट एंटर इंडियाज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, इट्स चेंज द वे इंडिया कंज्यूम द इंटरनेट।